तो दुनिया में किसी भी पुश या पुल करने के एफर्ट को फोर्स कहते हैं। अभी इस चैप्टर में वैसे तो बहुत तरह के फोर्सेस बनाए जा सकते हैं, लेकिन हम एक सिंपल एक्सटर्नल एंड इंटरनल दो पार्ट में फोर्स को डिवाइड। हमारे काम का फोर्स एक्सटर्नल है, तो कोई ऑब्जेक्ट जो अंडर ऑब्जर्वेशन हो, ऐसे ऑब्जेक्ट को मान लो मैं सिस्टम बोल दूं, यानी जिसको मैंने देखा वो सिस्टम है। तो जो भी सिस्टम पे बाहर से फोर्सेस लग रहे हैं वो फोर्सेस को बोला एक्सटर्नल। और अगर सिस्टम के अंदर कुछ फोर्स जनरेट हो रहे हैं वो इंटरनल। एक बार और समझ, मान लीजिए देर आर टू ऑब्जेक्ट्स केप्ट लाइक दिस ए एंड बी, एंड आई डिसाइडेड टू ऑब्जर्व ओनली ए। तो ए हमारा सिस्टम हो जाएगा, तो बी नॉट सिस्टम हो जाएगा। जो सिस्टम नहीं होता उसका नाम हमने लिख दिया सराउंडिंग। तो दुनिया दो पार्ट में डिवाइड होगी। बीइंग अ सराउंडिंग कोई फोर्स लगाएगा, यानी बाहर से जो पार्ट ऑफ द सिस्टम नहीं है उसने फोर्स लगा दिया। तो इसने कोई फोर्स लगाया, मान लो एफ, दिस फोर्स ऑन ए विल बी कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स। तो आपको यही सोचना है कि हमने सिस्टम किसको बनाया है, हमने किसको अंडर ऑब्जर्वेशन लिया, उस पे जो बाहर से फोर्स लग रहा है, मतलब द ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट part of the system and applying force on the object which we have started observing। तो इस फोर्स को एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। लेकिन अगर मैंने ए और बी दोनों को सिस्टम ले लिया, बोथ एज वन सिस्टम, तो फिर इनका ए ने बी पे जो लगाया, बी ने ए पर जो लगाया, वो फोर्स हो गया इंटरनल। तो हम लोग जब आगे एफबीडी बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे, तो उसमें हम केवल एक्सटर्नल फोर्स को ही ड्रॉ करेंगे, इंटरनल फोर्स को नहीं। तो हमारा मुद्दा यही है कि सिस्टम किसको लिया उसी का एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एफबीडी। अगर आपने इस चैप्टर में ये ठान लिया कि क्वेश्चन सॉल्व हो या ना हो फिर भी एफबीडी सही बनाएंगे, तो आंसर हमेशा सही आएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है डायग्राम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब ये जो सिस्टम है, किसी एक ऑब्जेक्ट को सिस्टम लेना है या दो को भी मिला के सिस्टम ले सकते हो, एंड शो ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। तो एक ऐसा डायग्राम बनाओ जिसपे किसी सिस्टम पे लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्स तुम शो कर दो, और अगर वो फोर्सेस शो करने के बाद सिचुएशन ऐसी दिखे कि वो बैलेंस हो रहे हैं तो इक्वेट कर दो, अनबैलेंस्ड हो रहे हैं तो इक्वेशन बना लो लॉज ऑफ मोशन की। तो एक बार समझते हैं, जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लिखा उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक है फील्ड फोर्स और दूसरा है कांटेक्ट फोर्स। फील्ड फोर्स जैसे mg या ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स या mg फोर्स की बात खास ये रहेगी कि उसको अर्थ के कांटेक्ट में रहने की जरूरत नहीं है। अगर वो टेबल पे भी रखा है तो भी उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स रखेगा, अगर वो छत पे भी रखा है तो भी उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी जितनी ग्रेविटी में होगा उसके हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता कौन है? वो फोर्स लगाता अर्थ है, लेकिन अर्थ के कांटेक्ट में रहना जरूरी नहीं, केवल अर्थ की फील्ड में रहना जरूरी है। तो एक ऐसा फोर्स जो फील्ड में रहने, जैसे मैग्नेटिक फोर्स भी, एक मैग्नेट का दूसरे मैग्नेट पे फोर्स चिपकने की जरूरत नहीं है मैग्नेट को,
थोड़ा आसपास भी होंगे। इफ वन मैग्नेट कम्स इनटू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अदर मैग्नेट, तो भी उन पे अट्रैक्शन या रिपल्शन लग जाएगा। तो इस तरह के फोर्सेस को हम फील्ड फोर्स कहते हैं। फील्ड फोर्स की खास बात क्या होती है कि ये उसी पे लगता है, मतलब जो फील्ड में हो, उसके साथ कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती। जबकि दूसरे टाइप के फोर्स है कांटेक्ट फोर्स, इनके मेन एग्जांपल है टेंशन इन द थ्रेड, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन बाय द कांटेक्ट सरफेस। ये फोर्स तभी लगते हैं या उसी पर लगते हैं जो कांटेक्ट में होता है, या फिर इसके साथ साथ स्प्रिंग फोर्स भी बोल सकते हो। अब स्प्रिंग फोर्स किस ऑब्जेक्ट पे लगेगा? जो ऑब्जेक्ट स्प्रिंग से कनेक्टेड हो। जैसे अगर मैंने एक डायग्राम आपको दिखाया और ऐसे एक ब्लॉक बनाया, फिर एक धागा लगाया, एक और ब्लॉक बनाया, फिर एक धागा, एक स्प्रिंग लगाया, एक और ब्लॉक, ये ए बी एंड सी है। अब ये स्प्रिंग है, F1 फोर्स लगा रहा है, ये स्प्रिंग F2 लगा रहा है, और ये धागे में टेंशन T है। तो अगर मैं ब्लॉक ए का FBD बनाऊं, यानी ब्लॉक ए को देखूं, ए हमारा सिस्टम हो, तो उस पे स्प्रिंग 1 का फोर्स लगेगा, लेकिन स्प्रिंग 2 का फोर्स ए पे नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग 2 is not in contact with block A. Similarly, tension will act on block A, but this tension will not act on block C. Why? Because this thread is not in contact with block C. तो जो जिसके कांटेक्ट में है वही उस पे फोर्स लगाएगा। तो तुम बोलोगे सर ये जो F2 वाला स्प्रिंग है ये तो B के कांटेक्ट में भी है और C के कांटेक्ट में भी, तो ये किस पे फोर्स लगाएगा? तो ये दोनों पर फोर्स लगाएगा। जब B का FBD बनाएंगे या B को देखेंगे तो we will observe forces acting on B, और जब सी को देखेंगे तो वी विल सी ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन सी। तो ये भी ध्यान रखना कि जिसको देख रहे हैं उस पे फोर्स लगाने हैं, वो क्या लगा रहा है वो चिंता नहीं करनी। अगर ये तीनों ब्लॉक्स जो है मैग्नेट नहीं है, या ये तीनों ब्लॉक्स चार्ज नहीं है, या ये तीनों ब्लॉक प्लैनेट्स नहीं है, तो इनके बीच में दूर से कोई फोर्स नहीं लग रहा। बट नीचे अर्थ है, अर्थ की वजह से इस पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इस पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इस पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सभी पे लगेगा इवन इफ दे आर नॉट इन कांटेक्ट विद अर्थ। लेकिन जो कांटेक्ट फोर्सेस है, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन एंड स्प्रिंग फोर्स, ये केवल उसी ऑब्जेक्ट पे लगते हैं जिस ऑब्जेक्ट पर कांटेक्ट होता है। तो इफ द स्प्रिंग इज इन कांटेक्ट विद ब्लॉक ए, द स्प्रिंग विल अप्लाई फोर्स ओनली ऑन द ब्लॉक ए। ये स्प्रिंग विल नॉट अप्लाई फोर्स ऑन ब्लॉक बी, दिस स्प्रिंग विल नॉट अप्लाई फोर्स ऑन ब्लॉक सी। तो आपको इंटरकनेक्टेड होने से फोर्स ट्रांसफर नहीं करना है। यू हैव टू जस्ट सी कि सिस्टम कौन है और उसके कांटेक्ट में कौन है। कांटेक्ट के अलावा अभी केवल एक ही फोर्स लगाने वाले हैं, विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स एज फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स किसी पे भी लगेगा, कांटेक्ट में हो या नहीं। फील्ड सब पे लग रहा है, लेकिन कांटेक्ट फोर्स उसी पे लग रहा है जो कांटेक्ट में। तो अगर मैंने बोला एक टेबल के कांटेक्ट में ए है और उसके कांटेक्ट में बी है, तो बताओ टेबल किस पे फोर्स लगाएगा? तो टेबल ए पे लगाएगा। टेबल बी पे क्यों नहीं लगाएगा? दोनों तो बी टेबल पे ही रखे ना ना ना। अगर सिस्टम बी को लोगे तो ए विल अप्लाई अ नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी, टेबल विल अप्लाई नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए, बी विल अप्लाई अ नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए, बट टेबल विल नॉट अप्लाई नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी। हम नॉर्मल रिएक्शन किसको बोलते हैं? जो सरफेस का फोर्स होता है। अभी इस फोर्स के भी दो चार एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने कुछ फेमस एक्सटर्नल फोर्सेस के एग्जाम्पल देखे, तो मैं सारे फोर्सेस को एक के बाद एक डिफाइन कर देता हूं। तो उससे क्या होगा कि हमारे लिए चैप्टर तड़ाक से खुल जाएगा। फिर मैं सभी तरह के, देखो हम इस चैप्टर में ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बहुत देर तक समझने से भी कुछ नहीं है। एज सुन एज यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, यू स्टार्ट सॉल्विंग एंड यू स्टार्ट मेकिंग फ्री बॉडी डायग्राम, ये चैप्टर आपका स्ट्रांग होता जाएगा। तो ये चैप्टर थोड़ा वैसा है कि जितना प्रैक्टिस हो जाएगी उतना स्ट्रांग हो जाएगा। और अब फोन आने लगा मेरा। हाँ जी। हाँ चल रहा है। हाँ हाँ है। हाँ चालू करेंगे अभी शाम को, मतलब आप ना बच्चे को लेके आ जाइए। कब आ सकते हैं? मैं एक बार आप अपने ऑफिस से कॉल बैक करा देता हूँ, मैं अभी क्लास में हूँ।
तो अभी अपने मेरे ऑफिस से आपके पास कॉल आ जाएगा, आपको जो भी क्वेरी है वो बता देंगे, है ना। ऑनलाइन। एक मिनट भाई है। एक मिनट। सुबह से कॉल नहीं आते हैं, जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है दे देना कॉल। हाँ चलो। लेकिन क्या है कि स्टार्ट। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि जितना एफबीटी बनाएंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, आपका लॉजिक बढ़ता जाएगा। और इस चैप्टर में बहुत, मतलब जितना कम रटोगे और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है। सो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन में भी घुस के एफबीटी तो बना ही देना है। तो अभी वी विल सॉल्व मेनी क्वेश्चंस। आज मैं इरोडोव के लगातार लाया हूं। सो इरोडोव मैं आपको डायरेक्ट करवा देता हूं, और कुछ क्वेश्चंस इधर उधर के और भी हैं। तो क्वेश्चन सारे बहुत अच्छे हैं, एक एक करके देखते हैं, और जो इजी या फालतू होगा उसको वैसे ही छोड़ दें। सो फेमस एक्सटर्नल फोर्सेस में एक फोर्स है mg। ये कौन सा फोर्स होता है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। नॉर्मली इसका डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। टुवर्ड्स अर्थ सेंटर। और ये एक फील्ड फोर्स है, मतलब ये ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, हवा में भी उड़ रहा हो, जमीन पे रखा हो, टेबल पे रखा हो, लिफ्ट में रखा हो, कहीं भी रखा हो, अगर ग्रेविटी में है तो दिस फोर्स विल एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स। तो किसी भी फ्री बॉडी डायग्राम में यही फोर्स पहले लगाना होता है। दूसरा, टेंशन। टेंशन ये तब लगेगा जब थ्रेड्स कनेक्टेड हो, यानी थ्रेड हो सवाल में, या स्ट्रिंग हो, या रोप हो, या चेन हो, या फिर रॉड हो। तो कोई कहता है सर रॉड का मतलब, रॉड में कैसे टेंशन है? अरे भाई, थ्रेड से टांग दिया तो भी टेंशन बोलो, अगर किसी रिजिड रॉड से भी किसी ऑब्जेक्ट को सस्पेंड कर दिया तो भी इसमें जो फोर्स डेवलप होगा वो टेंशन हो जाएगा। बट थ्रेड और रॉड के एग्जाम्पल में डिफरेंस ये है कि रॉड स्लैक नहीं होता। स्लैक नहीं होता मतलब अगर इस ब्लॉक को ऊपर उठाओगे तो धागा स्लैक हो जाएगा। रॉड से इस ब्लॉक को ऊपर उठाओगे तो रॉड विल नॉट गेट स्लैक, तो ब्लॉक कैन नॉट मूव अप, फिक्स हो जाता है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि रॉड कैन अप्लाई बोथ पुलिंग एंड पुशिंग फोर्स। रॉड से किसी ऑब्जेक्ट को पुल भी कर सकते हो, पुश भी। जैसे ऐसे देखो, ये ब्लॉक लगा है और ये एक रॉड है, तो हमने इस रॉड से इस ब्लॉक को ये देखो वेल्डिंग कर दिया, तो वी कैन पुल दिस ऑब्जेक्ट एज वेल एज पुश दिस ऑब्जेक्ट यूजिंग दिस रॉड। लेकिन अगर किसी थ्रेड से कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं, तो थ्रेड से कनेक्टेड ऑब्जेक्ट में वी कैन ओनली पुल। देखो, दिस ब्लॉक इज कनेक्टेड एंड कनेक्टेड बाय अ थ्रेड, वी कैन ओनली पुल यूजिंग दिस थ्रेड। तो ये फोर्स केवल एक ही डायरेक्शन में जनरेट कर सकता है, ओनली पुलिंग। तो टेंशन में फोर्स लगा, डायरेक्शन ऑफ टेंशन पता लगाना बहुत ही इजी होता है, जिस तरफ धागा चल रहा है उसी तरफ फोर्स लगा दो। तो अगर किसी थ्रेड से कोई ब्लॉक कनेक्टेड है, तुमने बोला ये तो थ्रेड ऊपर है तो ऊपर टेंशन लगेगा। अनदर थ्रेड इज लाइक दिस, तो दिस इज T1, तो इस पे टेंशन T2 ऊपर हो, इस पे ऊपर हो गया, इस पे नीचे हो गया। देखो, अगर मैं ए का एफबीडी बनाऊं तो ए पर एक MAG नीचे लगा दिया, लेकिन T1 वाला थ्रेड ऊपर जा रहा है तो T1 टेंशन ऊपर लगा दिया, T2 वाला थ्रेड नीचे जा रहा है, T2 टेंशन नीचे लगा दिया। अगर मैंने बी का एफबीडी बनाया विच इज लोअर ब्लॉक, तो इट हैज mg का वैल्यू MBG नीचे, बट टेंशन धागा ऊपर, थ्रेड ऊपर, तो टेंशन इज ऊपर। तो टेंशन थ्रेड वाला एग्जाम्पल है
तो थ्रेड का टेंशन कैन ओनली अप्लाई पुलिंग फोर्स, धागे से केवल पुल कर सकते हो, किसी थ्रेड से बांध के किसी ऑब्जेक्ट को पुश नहीं कर पाओगे। तो ये दिस के देखो, अगर मैंने थ्रेड राइट में लगाया तो दिस थ्रेड कैन पुल दिस ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स राइट ओनली। ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स इस धागे में जनरेटेड टेंशन, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, मतलब ये उसी पे लगाना है जिसका कॉन्टैक्ट है। जैसे ब्लॉक बी के साथ T2 वाला थ्रेड कॉन्टैक्ट है, सो आई हैव अप्लाइड ओनली T2 नॉट T1 ऑन ब्लॉक बी। T1 ब्लॉक ए पे लग रहा है, T2 ब्लॉक ए पे लग रहा है, भाई बिकॉज T2 वाला थ्रेड इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी। तो थोड़ा सा दिमाग में ये रखना है कि टेंशन भावनाओं में बह के एक से दूसरे में नहीं घुसा देना। जो धागा जिस ब्लॉक को टच करेगा, जिस ब्लॉक के साथ कॉन्टैक्ट बंधा होगा, इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन दैट ब्लॉक ओनली, एंड इट कैन ओनली अप्लाई पुलिंग फोर्स ऑन द सिस्टम। ठीक है, अब तीसरा देखो, बहुत शॉर्टकट में कर रहे हैं। तीसरा फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन इज force exerted by contact surface perpendicular to surface, यानी फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो सरफेस के कंप्रेशन के अगेंस्ट काम करता है, which acts against compression on the surface। अगर किसी सरफेस को कंप्रेस करने की कोशिश में तुम सरफेस के अंदर की तरफ फोर्स लगाओगे, जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट को अगर इस बोर्ड पे रख के और इसको प्रेस कर दूं, तो बोर्ड से एक फोर्स बाहर की तरफ लगने लगेगा। जैसे किसी वॉल से एक ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया और इधर धक्का दे दिया, मैंने इस ब्लॉक को पुश कर दिया वॉल के अगेंस्ट, तो वॉल विल ऑल्सो अप्लाई अ फोर्स, बट वॉल जो फोर्स अपने सरफेस के परपेंडिकुलर अप्लाई करेगा उसको नॉर्मल रिएक्शन कहेंगे। इफ अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ टेबल, तो टेबल के सरफेस से ब्लॉक पे एक नॉर्मल, तो नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज पुशिंग फोर्स है। जैसे थ्रेड इज पुलिंग फोर्स, ये हमेशा पुशिंग अवे है, यानी टेबल नीचे है तो नॉर्मल ऊपर लग रहा है, वॉल राइट में है तो फोर्स लेफ्ट में लग रहा है। अगर ब्लॉक सीलिंग के अगेंस्ट कॉम्प्रेस्ड है तो सीलिंग का सरफेस ऊपर है तो नॉर्मल नीचे लग जाएगा। सो दिस फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू सरफेस। इसमें देखो, बहुत सारे लोग बहुत कुछ पढ़ाते हैं, इसमें एक केवल चालाकी होती है कि कहीं पर भी कोना आ जाए, मतलब एक फ्लैट सरफेस है और एक ऐसे शार्प सरफेस है। अब बोला बताओ नॉर्मल रिएक्शन कैसा लगेगा, तो शार्प सरफेस पे नॉर्मल डिफाइन नहीं होता, हमेशा फ्लैट सरफेस पे होता है। तो इन दोनों में जो फ्लैटर सरफेस हो उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल बना ले। ठीक, एक बार और बोलते हैं, यहां पे एक ऐसे स्फीयर है जिसको मैंने रख दिया। अब ऐसे तो स्फीयर राउंड है, लेकिन यहां पे एक वॉल है, यहां पे एक इंक्लाइन है। बोल रहा है नॉर्मल रिएक्शन कितने लगेंगे, तुमने बोला इधर की वॉल से वॉल के परपेंडिकुलर N1, ये इंक्लाइन प्लेन से इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर N2, परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस पे जो फ्लैट सरफेस है वो नॉर्मल लगा दो। ऐसे एक रॉड ये रहा, एक रॉड ये रहा। तो पूछा ये ऐसे, तो बोला बताओ इस ए रॉड पे कितने नॉर्मल रिएक्शंस लगेंगे, तो तुमने बोला देखो यहां पे ये फ्लैट सरफेस है, तो फ्लैट सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन N1 होगी। बट यहां पे फ्लैट नहीं, यहां पे ऐसा कोना जैसा बना, तो ये रॉड फ्लैट है। तो जो दो सरफेस है, जैसे एक का कॉर्नर है और दूसरा फ्लैट है, तो जो भी फ्लैटर सरफेस दिखे उसके परपेंडिकुलर बना लो। तो यहां पे ये रॉड फ्लैट है, तो फ्लैट के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन है। सो दिस रॉड ए हैज टू नॉर्मल रिएक्शंस, वन इज जो फ्लोर है फ्लोर के परपेंडिकुलर, और अदर यहां पे कॉर्नर आ गया, कॉर्नर में मतलब रॉड फ्लैट है तो रॉड के परपेंडिकुलर। तो आपको दो सरफेस दिखेंगे। देखो ये एग्जांपल कुछ ऐसा है कि कॉर्नर के ऊपर नॉर्मल और टेंजेंट डिफाइंड नहीं होता। ये जैसे ऐसे कॉर्नर बनते हैं, दीज आर नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स।
जब भी ग्राफ में भी ऐसे कॉर्नर कोना किंक बन जाए, ऐसे टेढ़ा कोना बन जाए, तो उसको बोलते हैं नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स। और ऐसे पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल डिफाइन नहीं होता, तो इनका टेंजेंट नॉर्मल कहीं भी हो सकता है। जैसे इसमें भी ये कोना बन गया और ये कोना इज इन कांटेक्ट विद अ फ्लैटर सरफेस। अब पूछा नॉर्मल बताओ, तो तुम बोलोगे इसका नॉर्मल तो ऐसे बनेगा, बट कोने का कोई नॉर्मल डिफाइन नहीं हो रहा, तो जो फ्लैट सरफेस है उसका नॉर्मल रिएक्शन ही लेना। तो ये ध्यान रखना कि अगर कोई कॉर्नर टाइप की चीज कोई फ्लैट सरफेस पे कांटेक्ट में आए, तो फ्लैट सरफेस के हिसाब से नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करना है, कॉर्नर के हिसाब से नहीं। कॉर्नर इज कॉर्नर कैन हैव एनी नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। मतलब कॉर्नर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन इन एनी डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा, ये हमने mg नॉर्मल टेंशन, तीन मेन फोर्सेस हैं, ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से ही सॉल्व होंगे। इनके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स में हमको कंस्ट्रेंट रिलेशन भी लगेगा, जो कि हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो आपके कोई भी कोचिंग में आप पढ़ते हो, जो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनाते हैं, उनमें एक तो थोड़ा बहुत फ्रिक्शन यूज कर लेंगे, दूसरा उन फोर्सेस में कंस्ट्रेंट, मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो बनाएंगे, जो टेस्ट में पूछेंगे, उनमें कहीं ना कोई कंस्ट्रेंट रिलेशन होगा जिसकी बात कर रहे होंगे। तो हमने उसको अलग से देखा था। मान लो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूं। ये ब्लॉक का मास m है और इस ब्लॉक का मास भी m है, और क्वेश्चन पूछा है कि ये दोनों का एक्सेलरेशन बताओ, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स। अभी हमने सवालों में पहले घुस गए, एक चीज तो लिखी नहीं, मेन क्या क्या फोर्सेस हैं, mg नॉर्मल टेंशन, इसके अलावा फ्रिक्शन फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स ऑन है। तो अभी हम स्प्रिंग फोर्स को भी थोड़ी देर पढ़ेंगे। mg नॉर्मल टेंशन से पहले हम एक दो सवाल प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इसमें मेन मुद्दा क्या है, वो है लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन क्या होता है, उसके तीन लॉज है। पहला है, इफ किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दिखे कांस्टेंट, तो समझ जाना कि नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स जीरो दिखे, तो समझ जाना उसका वेलोसिटी रहेगा कांस्टेंट। ये मेनली इक्विलिब्रियम वाले एग्जांपल के लिए यूज होगा। ये फर्स्ट लॉ, न्यूटन ने बोला कि velocity of an object remains constant or a particle moves with constant velocity unless until an external force, and net external force acts on the system। तो सिस्टम की अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो नेट फोर्स जीरो है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें तीन चार धागे कनेक्टेड हैं और वो कुछ नहीं, बस ऐसे टंगा हुआ है, तो आप कहेंगे इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो होगा। इसका मतलब है यहां का टेंशन T1 लिख दिया, यहां का टेंशन T2 लिख दिया, यहां एंगल θ1 है, यहां θ2 है और यहां पे mg है। तो हमने इसका FVD बनाया, तो एक mg लगा दिया, एक टेंशन T1 लगा दिया, एक टेंशन T2 लगा दिया, इधर का एंगल θ1 है, इधर का एंगल θ2 है। तो आई कैन इजिली मेक, by resolving the forces into components, I can easily make two equations, T1 cos θ1, T1 sin θ1, T2 cos θ2, T2 sin θ2। अब ये T1 T2 हट गए क्योंकि मैंने इनको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, तो ये राइट में भी नहीं जा रहा, लेफ्ट में भी नहीं जा रहा, मतलब एक रिलेशन बन गया, T1 cos θ1 इज इक्वल टू T2 cos θ2। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, फाइंड T1 एंड T2। तो T1 cos θ1 इक्वल टू T2 cos θ2, और ऊपर नीचे के फोर्स बैलेंस कर दिए, T1 sin θ1 प्लस T2 sin θ2 इक्वल्स टू mg। तो आप देखो दो इक्वेशन, दो अननोन है, अगर मुझे θ1 θ2 के वैल्यूज पता होंगे तो T1 और T2 आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अभी देखो, क्वेश्चन सॉल्व करना हमारी प्रायोरिटी नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारे स्टेप्स क्या लग रहे हैं वही प्रायोरिटी है। पहला लॉ हमने देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में टंगा है तो टंगा ही हुआ है,
रुका है तो रुका हुआ है, बैठा है तो बैठा ही जा रहा है, चल रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से धीरे 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 चल रहा है, तो स्लोली मूव कर जाए, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर जाए, स्टेशनरी रह जाए, ऐसे सारे क्वेश्चंस में फोर्स बैलेंस करेंगे। अब फोर्स बैलेंस करने के लिए आप उसका एफबीडी बनाएंगे, तो अभी स्टेप्स भी लिख लेते हैं, लेकिन आपको पता है हर सवाल में पहले डायग्राम बनेगा और फिर उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन में कौन से फोर्स को किसके इक्वल कर दिया, जो अपोजिट फोर्सेस हैं उनको इक्वेट कर दो, और जो सेम डायरेक्शन वाले हैं उनको ऐड करके अपोजिट वाले से इक्वेट कर दो। ये सिंपल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बार बार चलता रहेगा। सो सेकंड लॉ क्या है, व्हाट इज सेकंड लॉ? सेकंड लॉ है अगर वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो तो क्या होगा, या ऐसा बोलते, उल्टा बोलते थे, किसी ने बोला इफ नेट एक्सटर्नल